रोमांटिक पोइट्री में हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट तय किया था, कंसेप्ट ऑफ द पोएट एंड द पोएट्री को हमने डिस्कस किया। अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके हैं व्हाट इट मींस बाय द पोएट, कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट क्या है, आपस में इनके क्या क्या इख्तिलाफात हैं वो भी आप जानते हैं, और पोइट्री को वो कैसे देखते हैं और किस तरह ये क्लासिकल पोइट्री से अलग है। फिर हमने पोइट्स देखे, लेग ग्रुप हमने देखा, और लेग ग्रुप की जायंट पोइट्री है वर्ड्सवर्थ और कॉलेज को हमने देखा। और फिर हमने जी देखा है स्कॉट ग्रुप में भी कोई बड़े नाम नहीं है। अक्सर रोमांटिक पोइट्री की बात करें तो आपको स्कॉट ग्रुप का पता ही नहीं होता लोगों को, स्कॉट ग्रुप भी कोई है, लेकिन अब आप लोग जानते हैं। सो द यंगर ग्रुप की तरफ आते हैं, जो सबसे जो फेमस ग्रुप है, ये आज का हमारा टॉपिक है। सीधा हम जंप करते हैं उस स्लाइड पे। लेव ग्रुप ये देखने हमने पढ़ लिया है। स्कॉट ग्रुप अभी लास्ट हमारा लेक्चर था। यंगर ग्रुप आ गए हमारे पास। इंट्रोडक्शन क्या है, तो द यंगर ग्रुप ऑफ द रोमांटिक पोएट्स बिलोंग, कौन कौन से बड़े नाम है वो तीन है हमारे पास, बायरन, शैली एंड कीट्स। ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, बायरन, शैली, कीट्स, ये आप 5 पोएट्स को अक्सर मेंशन करते हैं, बड़े राइटर हैं। दे रिप्रेजेंट द सेकंड फ्लावरिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिसिज्म, द फर्स्ट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज एंड साउथी। पहले में वो तीन थे, और सेकंड जो ग्रेट एज है, ग्रेट पार्ट है रोमांटिसिज्म का, वो है द यंग ग्रुप, और ये यंग जनरेशन जो थी इसमें आते हैं बायरन, शेली और कीट्स। Though the younger group was in many ways indebted to the older group and was in many ways akin to it. ठीक है, indebted in the sense है कि बहुत सा वही रोमांटिक मूवमेंट इन्होंने आगे बढ़ाया, उन्हीं को फॉलो किया, इन द सेंस दे आर इंडेंटेड एंड मैनी वेज दे आर एकन टू इट इन इन अ वे के बहुत जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जैसे इमेजिनेशन है और उसकी अहमियत जो है उस पे ये सारे लोग मुत्तफिक हैं, तो उनसे काफी यहाँ पे ये मिलते जुलते हैं। येट इन द पोएट्स ऑफ द यंगर ग्रुप शो सम शार्प डिफरेंसेस विद द पोएट्स ऑफ द ओल्डर ग्रुप। फिर भी इन दोनों के दरमियान हम एक बड़ा फर्क देख सकते हैं, वो क्या है, इट वॉज बिकॉज द रेवोल्यूशनरी आइडियल्स विच एट फर्स्ट attracted Wordsworth, Coleridge and Southey and then repelled them had passed into the blood of the Byron and the Shelley. अब वो जो एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, वो जो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट कर दिया था, फिर जो ओल्डर ग्रुप है फाइनली उन्होंने रिकेंट कर लिया, ठीक है, वो रिपेल्ड हो गए अपने मौजू के एतबार से, और उन्हें वो जो आइडियल थे फ्रेंच रेवोल्यूशन उसको वहां पे उन्हें फॉल्ट नजर आना शुरू हो गए, और वो एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट उन्होंने छोड़ दी। लेकिन ये जो यंगर ग्रुप था, ये स्पिरिट जो है इनके पास आ गई, और मुआशरा बेशक एक साइड पे खड़ा था, ये फिर दूसरी साइड पे खड़े थे, स्पेशली शैली और बायरन, इनको रेवोल्यूशनरी पोएट्स कहा। ओल्ड और यंग ग्रुप में जैसे हम बात कर रहे हैं जो फर्क है, दे वर द चिल्ड्रन ऑफ द रेवोल्यूशन एंड देयर ह्यूमैनिटेरियन आर्डर अफेक्टेड इवन कीट्स हु वाज मोर ऑफ एन आर्टिस्ट। ठीक है, इनमें जो कीट्स है ना, ऑल्दो उसमें भी कुछ चीजें हमें मिलती हैं, वो इसी ग्रुप से बिलोंग करेगा वो, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन स्पिरिट जो है शैली और बायरन में ज्यादा डोमिनेंट नजर आती है, और कीट्स में थोड़ा सा ठहराव हमें मिलता है, और कीट्स वाज मोर एन आर्टिस्ट हमसे कहते हैं, शेक्सपियर के बहुत करीब है कीट्स। Moreover, compared to the poets of the older group, the poets of the younger group were not only less national, ठीक है, but they were also against the historic and the social tradition of the England. ये बिल्कुल ही जो ट्रेडिशनल इंग्लैंड है, जो रूल्स रेगुलेशन जो सोसाइटी में पाए जाते हैं, ना सिर्फ जो प्रिंसिपल्स थे पोइट्री, आर्ट और लिटरेचर के प्रिंसिपल्स इन्होंने ब्रेक किए, बल्कि सोशल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से भी इनकार कर दिया, बल्कि हम इनसे कह सकते हैं ये इतने ज्यादा पैट्रियोटिक भी नहीं, लेस नेशनल थी। इसलिए इसमें किसी को पोएट लॉरिएट बनना तो इनकी कोई चांस नहीं थी, बल्कि पोएट एंटी लॉरिएट ही बन सकते हैं, और बायरन वो बना भी, एंटी हीरो बना एक सोसाइटी का। इट इज नॉट विदाउट सिग्निफिकेंस दैट बायरन एंड शैली लिव्ड देयर बेस्ट ईयर एंड प्रोड्यूस्ड देयर बेस्ट पोएट्री इन इटली, एंड कीट्स वाज मोर इंटरेस्टेड इन ग्रीक मिथोलॉजी देन इन द लाइफ अराउंड हिम। ठीक है, और यही वजह उनकी बनी है, माशरे से जो टकराव है, इसी वजह से हम देखते हैं कि इनमें से दो, बायरन और शैली ने अपनी ज्यादातर जो लाइफ है वो इंग्लैंड में गुजारी। वो था नजरियाती इख्तिलाफ जो इनका पूरे सोशल सेटअप के साथ हो गया।
उसके अलावा एक इनके साथ ये हम टाइटल हमने बना दिया, अनफॉर्चुनेट एब्रप्ट एंड हुआ है। जीनियस ये थे, इसमें कोई शक नहीं। एक एक फ्रेंजी थी इनके अंदर, एक मैडनेस थी, एक रेवोल्यूशन इनके था, एक स्पिरिट थी इनकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों के साथ एक बैड लक हुई है कि रोमांटिक एज जो है एब्रप्टली एंड हो जाती है। हुआ क्या कि बायरन एट द एज ऑफ 36 इसकी डेथ हो गई, 36 में। और शैली जो है वो 30 ईयर में इसकी डेथ हो गई। और कीट्स जो है वो 25 ईयर में इसकी डेथ हो गई। 26 ईयर चल रहा था है, तो 25 26 जो है, आप देख लें, एक बंदा 25 ईयर्स 26 जीता है, एक 30 एक 36 में। और आप देख लें कितने टाइम, कुछ तो ऐसे आथर गुजरे हैं जिन्होंने काम ही वो 50 60 में जाके किया है। ये पीछे हमने एक राइटर पढ़ा था जिसने 60 में जाके सोचा कि मैं ये को काम करता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद है किस ऑथर ने 60 ईयर्स में एज में जाके? डैनियल डिफो, डैनियल डिफो। यस, डैनियल डिफो। डैनियल डिफो ने 60 में जाके, उससे पहले वो जर्नलिस्ट था। तो आप सोचें ये 26 किधर है, 36 तक भी पूरी तरह तजुर्बा नहीं बंदे के पास अभी आया होता। तो आप इनके जीनियस होने पे हमें कोई शक नहीं पड़ता इससे। तो कितनी लेस एज है, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड नाउ, यू नो। तो वो यानी 36 का मतलब मैं 4 साल पहले जहाँ पे था उस एज तक वो पहुंच गए, वो खत्म हो गए। और कीट्स का तो बिल्कुल ही आप हाल देख सकते हैं। सो द स्पिरिट ऑफ द यूथफुल फ्रेशनेस इज एसोसिएटेड विद देयर पोएट्री लास्ट नो लॉन्गर। और ये वजह है कि इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ थी, एक रोमांटिक जो स्पिरिट है एब्रप्टली एंड हो जाती है। अगर ये लोग ज्यादा देर ये तीनों जीते तो शायद बहुत ज्यादा काम करते। तो पहले जाइंट को देखते हैं, पहले एक फ्रेंजीड पोएट को देखते हैं, लॉर्ड। एक लॉर्ड भी थे, खैर थे, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। जो लोग एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से पुराने जमाने में बिलोंग करते उनके नाम के साथ लॉर्ड लगा करता था। लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जो कि पैदा होते हैं 1788 में और उनकी डेथ होती है 1824 में। So during his time, Byron was the most popular of the romantic poets. क्योंकि सारे रोमांटिक्स में जो बदनाम था, पॉपुलर से ज्यादा ये नोटोरियस थे। जो फेम मिला है ना जिस बंदे को, सही मानों में जो हीरो था अपने टाइम का, एक्चुअल हीरो था, वो बायरन था। And he was the only one who made an impact on the continent, both in his own day and for a long time afterwards. अपने टाइम में भी बहुत इन्फ्लुएंशियल था और पूरे कॉन्टिनेंट पे। याद रखना, जब हम वर्ड यूज करते हैं ना कॉन्टिनेंट, इसका मतलब होता है यूरोप, ठीक है। कॉन्टिनेंट कहते हैं तो हम, उसका मतलब होता है हम सारे यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोप स्पेशली उसको कह रहे हैं। दिस वॉज मेनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। वजह क्या थी, इतना फेमस क्यों था, या नोटोरियस क्यों था, या एक हीरो लाइक क्यों था, या हर वक्त उसकी खबरें क्यों आती रहती थी, मीडिया में रहता था। फोर्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ हिज कैरियर। ठीक है, थोड़ा ग्लैमरस वाकया हुआ था अपने स्टाइल में भी। आगे हम देखते हैं उसमें ये कैसे ग्लैमरस सिचुएशन थी उसके साथ। बट एज हिज पोएट्री डज नॉट पोजेस द हाई एक्सीलेंस दैट वी फाइंड इन शैलीज एंड द कीट्स। तो कुछ क्रिटिक्स यहाँ क्या है कि जो पोइटिकल एक्सीलेंस है ना, वो जो हमें शैली और कीट्स में मिलता है वो बायरन में हमें कम मिलता है। लेकिन बायरन बायरन का जो खास बात है उसका ग्लैमर है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी उसका रेवोल्यूशन है, और उसका अपनी सोसाइटी से टकराना है। पूरा पूरा इंग्लैंड एक तरह से सोचता है और बायरन अलग तरह से सोचता है। तो आप सोचें कितना सर्वाइवल मुश्किल है ऐसे माशरे के अंदर। आल्दो वो बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट नहीं थे कि एटलीस्ट वो बातों बातों में इससे लड़ते थे। नाउ ही इज accorded a lower position in the hierarchy of the romantic poets. क्रिटिक्स के यहाँ आप, खैर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ का ख्याल है कि बायरन जो है अच्छा पोएट है, बड़ा पोएट है, कम नहीं है किसी भी लेवल पे शैली से या कीट से। लेकिन कुछ कहते हैं कि आर्टिस्टिक परफेक्शन जो है उनमें ज्यादा है, वर्क उनका ज्यादा अच्छा है। रोमांटिक पैराडॉक्स क्या है, ये शायद मैंने एक स्टूडेंट को बताया था कि पैराडॉक्स वर्ड आएगा, यहाँ पे जाके कहीं आना था। So Byron is the only romantic poet who showed regard for the poets of the 18th century. Byron is the only romantic जिसने 18th century को थोड़ा regard दिया and ridiculed his own contemporaries in his early satirical poem. English birds or bards and the Scottish reviewers. तो ये इसकी अर्ली एक satirical poem है बायरन की,
इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स 1809 में पब्लिश होती है. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द रोमांटिक पैराडॉक्स. इसको रोमांटिक पैराडॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये कई दफा इसने अपने ही रोमांटिक आइडियल्स को है ना उसको उड़ा दिया है हवा में, पर सम टाइम इसने प्रेज किया है जो है वो उन आथर्स को जो 18th सेंचुरी के आथर्स, जिनके जिनके कोई असूल ज़वाबित या जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इनके इसके साइड कंटेम्प्रेरीज क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. लेकिन बायरन ने चूंकि हमेशा ही उल्टी बात करनी होती थी, तो शायद इस वजह से भी इसे रोमांटिक पैराडॉक्स भी कहते हैं. तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखने को, रोमांटिक पैराडॉक्स क्या हुआ और रोमांटिक पैराडॉक्स किसे कहते हैं रोमांटिक्स के अंदर, वो बायरन है. बायरोनिक हीरो बड़ा फेमस है सवाल बायरन के नाम से. बायरोनिक हीरो क्या होता है, अगर ये सवाल भी आ सकता है आपको, तो हम इसे कैसे सीखते हैं. बायरन हु हैड ट्रैवल्ड वाइडली कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ हिज रीडर्स बाय पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट 2 कैंटोस ऑफ चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज. 1812 में इन्होंने बुक लिखी है, 5 कैंटोस की जो लंबी पोएम है, चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज. दिस वर्क मेड हिम इंस्टेंटली फेमस. ये वर्क के साथ ही ना इसको एक पूरा कॉन्टिनेंट में फेम मिलता है. एज ही सेड हिमसेल्फ, और खुद भी वो कहते हैं, आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस. कहते हैं एक सुबह मैं उठा हूं और मुझे पता चला कि मैं तो बहुत मशहूर आदमी हूँ. So in it he described the adventures of a glamorous but sinister hero through strange lands. ठीक है, जर्नी ये बिल्कुल एक एडवेंचर्स है, पोइट्री फॉर्म में है और ग्लैमरस और सिनिस्टर किस्म का एक हीरो है इसके अंदर. He also gave an air of authenticity to these adventures and suggestions that he himself had indulged in such exploits. ठीक है, बिल्कुल रियलिटी का टच है, जैसे ये इसके साथ खुद के वाकयात हो चुके हैं. Such a hero called the Byronic hero became very popular among the readers, and there was a greater demand for such romances dealing with his exploits. A dangerous, sinister man के नाम से भी famous होता है. Under the pressure of the popular demand, Byron wrote a number of the romances which began the choir. ये भी इनका वर्क है, The Choir, and in all of them he dealt with the exploits of the Byronic hero. हर जगह पे हमें जो Byronic hero को उसने कॉन्सेप्ट जनरेट किया था चाइल्ड हैंडल इमेज के अंदर, वो हमें लगातार नजर आता है. But whereas these romances made his reputation not in England alone but throughout Europe, the pruder section of the English society began to look upon him with suspicion and considered him a dangerous, sinister man. अपने यहाँ टाइम के जो क्रिटिक्स थे, जो प्रूडर जो क्लास थी, जो ट्रेडिशन को चाहती थी कि उसी को फॉलो किया जाए, प्रिंसिपल्स की एक अहमियत होती है, तो चूंकि इसने हर तरह के रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स का मजाक उड़ाता है, लिहाजा वो लोग इसे इस तरह से देखते हैं कि ये तो बड़ा डेंजरस है हमारी सोसाइटी के लिए और ये एक ऐसी चीजें फैला रहा है जिससे सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचेगा. तो सो फॉर देम ही इज अ डेंजरस एंड सिनिस्टर मैन. टाइम ऑफ एग्जाइल आ जाता है. रिजल्ट वाज दैट व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम इन 1816, जो पर्सनल लाइफ में इसके भी टर्मोइल है, तो वो छोड़ जाती है इनकी वाइफ. A year after his marriage, there was such a turn in the tide of public opinion against him, and he left England under a cloud of distrust and disappointment and never returned. इतना स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है हर तरफ से इसे, हर लेवल पे इसकी मुखालफत होती है कि बायरन जो है इंग्लैंड छोड़ देता है हमेशा के लिए और कभी वापस नहीं आता. It was during the years of his exile in Italy that the best part of his poetry was written by him. The third and the fourth cantos of the Child Herald के डिफरेंट जो के कैंटोज हैं तो बारी बारी में पब्लिश करता रहा. थर्ड और फोर्थ जो है इन्होंने 1816 और 1818 के दरमियान कंप्लीट किया है. Have more sincerity and are in every way better expression of Byron's genius. His satires, he also wrote 2 somber and self-conscious tragedies, Manfred and Cain, इन्होंने लिखा. But the greatest of the Byron as a poet lies, however, not in these poems and tragedies, but in the satires which begin with Bippo, इनका satire वर्क का एक different सा नाम है, and include the vision of the judgment. Bippo and the vision of the judgment, यहाँ पे थोड़ा इनका spiritual touch हमें मिलता है, थोड़ा religious touch भी मिलता है. He is talking about Bippo और दोनों जो vision of judgment हैं
वो हमें एक क्रिटिसिज्म ये करते नजर आते हैं रिलीजन और चर्च और इस तरह की चीजों के ऊपर। उसके बाद इनका जो वर्क है जी डॉन वॉन जो है which is a scathing criticism of contemporary European society. Finally, इन्होंने जो एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है यूरोप की जो सोसाइटी है ओवरऑल कॉन्टिनेंटल सोसाइटी आप कहेंगे is one of the greatest points in the English language. सबसे बड़ा काम इनका समझा जाता है वो डॉन वॉन है। So in it, humor, sentiment, adventure, and the pathos are thrown together in the haphazard manner as in the real life. It is written in conversational style, which subtly produces comic as well as satirical effect. तो ये इनका जो है ना मास्टरपीस है चाइल्ड हेरल्ड पैरपेमेज के बाद जो सेकंड वैल्यूएबल पोएम वो बनती है चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज और पहला नंबर जो हासिल है इनका मास्टरपीस वो है डॉन जुआन। इगोइस्टिकल लाइक मिल्टन, थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं कहीं कहीं ये इनकी जो ईगो है ना हमें बहुत ज्यादा मिलती है इनके यहाँ बायरन के यहाँ। Of all the romantic poets, Byron was the most egoistic. In all his poems, his personality obtrudes itself and he attaches the greatest importance to it. ठीक है, हर जगह पे आप देखें तो इनकी पर्सनैलिटी हमें नजर आती है, इनकी अपनी ईगो हमें नजर आती है। जैसे मिल्टन हमें नजर आता है, एडम में भी तो मिल्टन हमें नजर आता है, सैटर्न में भी मिल्टन हमें नजर आता है, जनाब जीसस के अंदर मिल्टन हमें जो है ना वो सैमसन के अंदर भी नजर आता है। तो मिल्टन कि हर पोएम के हर करेक्टर में हमें मिल्टन मिलता है मिल्टा। और दूसरा मिल्टन अपनी ही तारीफ अपनी ईगो वर्शिप करता हमें नजर आता है, अब उसने खुद को सेंटर से कभी नहीं हटाया। तो कुछ चीजें हमें यहाँ पे मिलती हमें नजर आती हैं। जो ईगो लेवल है ना वो मिल्टन का और बायरन का जो है ना क्लोज, वो भी अपने मुआशरे पे काफी वो तनकीद करता था, करप्शन के खिलाफ था, पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करता था। तो हमें बायरन में भी वो सारी बातें नजर आती। Of the romantic traits, he represents the revolutionary iconoclasm of its West, and that is why he came in open conflict with the world around. तो जब आइकनोक्लास्ट बनते हैं, आइकनोक्लाज्म या आइकनोक्लास्ट उन करेक्टर्स को कहा जाता है, उन कामों को कहा जाता है जब आइकन का मतलब पिक्चर होती है, इमेज होता है, जो इमेज तोड़ देते हैं, जो पुराने इमेजेस जो कॉन्सेप्ट आपके बने हुए हैं बड़े बड़े जिनके आप वर्शिप कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट्स की, जो सोसाइटी के सेक्रेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, होली काउज होती हैं, उनको उनके खिलाफ जो है वो लिखना आपको पता है, सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल काम इसने किया और अपने पूरे मुआशरे की मुखालफत जो है। लास्ट ग्रेट एक्ट क्या था जिनकी तरफ से, या ओनली ग्रेट एक्ट, his last great act dying on his way to the take part in the Greek War of Independence. तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर, was it truly heroic and it vindicated his position for all times and made him a martyr in the cause of freedom. फ्रीडम के लिए वो वहां पे लड़ने के लिए गए। सो और उसी रास्ते में उनकी जान भी गई है। Byron does not enjoy a high reputation as a poet because of his casual and careless style. He was too much in a hurry to revise what he had written, and so there is much in his poetry which is artistically imperfect. तो कुछ क्रिटिक्स का है कि उन्होंने जो भी काम किए हैं इतनी जल्दी से किए हैं कि अक्सर वो ग्रेट पोइट्स की तरह रिवाइज नहीं कर सकते। तो हमें आर्टिस्टिक परफेक्शन ना मिलने की वजह क्या मिलती है कि वो एक मैन ऑफ एक्शन थे, तो हर वक्त एक एक्शन की लाइफ उनकी होती थी। उन्होंने जो कुछ लिखा उसको वो ठंडे दिलो दिमाग से रिवाइज नहीं कर सके, उन्हें देख नहीं सके, उनको रिविजिट नहीं कर सके अपने ही काम को, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम मिलता है उनके काम के, या वो मेरिट नहीं नजर आता क्रिटिक्स को। जो इसमें नजर आता है पर्सी बिशी शैली के अंदर। पर्सी बिशी शैली, पी शैली पूरा नाम है पर्सी बिशी शैली। He was born in 1792 and died in 1822. Whereas Byron was the greatest interpreter of revolutionary iconoclasm, Shelley was the revolutionary idealist. अगर वो iconoclast था, आप शैली और बायरन को कंपेयर करेंगे, दोनों रेवोल्यूशनरी हैं, दोनों ही में एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट पाई जाती है, सोसाइटी से टकराते हैं दोनों,
लेकिन शैली जो है वो एक आइडियलिस्ट है, वो एक फ्यूचरिस्ट भी है, आइडियलिस्ट एंड फ्यूचरिस्ट है, जबकि बायरन जो है वो आइकनोक्लास्ट है, रेवोल्यूशनरी है और एंटी सोसाइटी था। He was a visionary and who dreamed of the golden age। ये एक फ्यूचरिस्टिक इनके इमेज पाए जाते हैं इनके अंदर, शैली के अंदर। तो इन्होंने जो है विजन किया और इनकी पोइट्री में हमें एक ड्रीम एज मिलती है, गोल्डन एज मिलती है, जिसका ये ड्रीम देखते नजर आते हैं। ये एक ड्रीम एज मिलती है, एक आइडियल एज मिलती है। इसको इसी वजह से हम इनको कहते हैं ये आइडियलिस्ट थे, प्लेटो की तरह ना, कि एक आइडियल वर्ल्ड का तस्वर इन्होंने दिया और कहा कि एक गोल्डन एज आएगी, इंसानियत जो है उस गोल्डन एज की तरफ मूव कर रही। अनलाइक बायरन जीनियस वाज डिस्ट्रक्टिव, एक और पहले से हम देखते हैं बायरन डिस्ट्रक्टिव था, उसके ताल्लुक जो है ना वो कम ही लोगों के साथ अच्छे रहे और इवन अपनी वाइफ के साथ भी उसकी लड़ाई हुई, आपने देखा, और वो पूरे मुआशरे के साथ टकराया और इवन वो छोड़ दी, जगह ही छोड़ दी हमेशा के लिए। शैली वाज कंस्ट्रक्टिव, इफ he was destructive, he was constructive, and he incarnated that aspect of the French Revolution which aimed at building up a new and beautiful edifice in the ruins of the old and the ugly। और इसका ध्यान किस तरफ था? रेवोल्यूशन में डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं, रेवोल्यूशन के बाद जो है वो बिल्डिंग की तरफ था, बिल्डिंग प्रोसेस की तरफ था, डेवलपमेंट की तरफ था, ग्रोथ की तरफ था और गोल्डन एज की तरफ जो है ना मूव करने पर था। तो कंस्ट्रक्शन की तरफ था, डिस्ट्रक्शन की तरफ। Whereas Byron's motive impulse was pride, Shelley was love। एक और इनमें जो फर्क हमें मिलता है वो है कि बायरन में ईगो थी, प्राइड था, जैसे जिसकी वजह से हमने उसे मिल्टन के करीब किया, और शैली का जो वॉच वर्ड था अपने अंदर, जो थीम था, जब सेंट्रल थ्रेड था उसका, वो लव। So, prophecy of the newborn age। In his early days, Shelley came under the influence of the विलियम गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस। विलियम गॉडविन्स उस टाइम के राइटर हैं, उनकी पॉलिटिकल जस्टिस जो है और पॉलिटिकल नजरियात जो उन्होंने वहां पे लिखे, उस पे उनके साथ के अंदर ये हमें नजर आते हैं। He saw that all established institutions, kings and priests were diverse forms of evil। और उसी इन्फ्लुएंस में इन्होंने ये देखा कि जितने भी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे चर्च है या क्राउन है, जैसे किंग है, और प्रीस्ट का पूरा निजाम है, जो सोशियो स्ट्रक्चर है उस जमाने का, उन्होंने सोचा ये जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और सोशल स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म ऑफ इवल है सारा, ये हमें तरक्की नहीं करने देगा कभी, एंड ऑब्स्टैकल्स टू द हैप्पीनेस एंड द प्रोग्रेस। तो इंग्लैंड की तरक्की हो या इंसानियत की तरक्की हो, तो ये जो झूठे सच्चे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, शैली ने देखा कि ये ऑब्स्टैकल्स। So he began to imagine the new world which would come into existence when all these forms of the error and hatred had disappeared। उन्होंने सोचा कि ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन ये खत्म हो जाएंगे, ये जो हेटेड खत्म हो जाएगी दुनिया से, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म हो जाएंगी, तो हम मोहब्बत का एक नया, लव का एक नया पीरियड स्टार्ट होगा और ह्यूमैनिटी जो है वह आगे बढ़ेगी। यानी वो एक विजन कर रहे थे, बिल्कुल जैसे मार्क्स ने विजन किया कि ये जो सारे प्रॉब्लम की जड़ है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम, और जब हम ये कैपिटलिज्म खत्म कर देंगे और प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर देंगे, तो मार्क्स ने भी इसी तरह गोल्डन एज प्रेडिक्ट की थी। एक दौर आएगा जब गरीब जो हैं वो हुक्मरान होंगे और उनको इक्वल जो है पावर मिल जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बिल्कुल शैली इसी तरह एक गोल्डन एज का इमेज प्रेजेंट करते हैं, एक आइडियलिस्ट की तरह। द एसेंस ऑफ ऑल हिज पोएटिकल वर्क इज हिज प्रोफेसी ऑफ द न्यू बॉर्न एज। ठीक है, जो एसेंस है इनकी पोएट्री का वो यही है, गोल्डन एज की प्रेडिक्शन। इसकी हर पोएम में हमें एक प्रोफेसी मिलती है, और जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन उनके खिलाफ बात करते नजर आते हैं, किंग्स को चैलेंज करते नजर आते हैं, डेस्पोटिक रूलर्स के खिलाफ हैं, और डेमोक्रेसी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और पावर्स, और एक ड्रीम करते हैं गोल्डन एज आएगी, एज ऑफ लव आएगी ह्यूमैनिटी के दरमियान। ये जो हेट है, वॉर है, डिस्ट्रक्शन है, एक दिन खत्म हो जाएगी। वर्ड्स क्या है इनके इंपॉर्टेंट है, जिनमें ये सारी फलसफा आपको नजर आएगा। इन हिज फर्स्ट लॉन्ग पोएम क्वीन मैब, जो इनके पास आ जाती है, नोट कर लें आप, व्हिच ही रोट व्हेन ही वाज 18। सो ही वाज अ बॉर्न जीनियस इन द सेंस ही वाज ओनली 18। तो देखें कोई भी एज नहीं होती, टीन एज बहुत छोटी उम्र होती है। क्वीन मैब इन्होंने लिख दी थी। ही कंडेम्ड किंग्स, गवर्नमेंट्स, चर्च, प्रॉपर्टी, मैरिज एंड क्रिश्चियनिटी। जितने भी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है आप देख रहे हैं, उनको ये कंडेम करते नजर आते हैं।
द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इन्होंने एक पोएम लिखी है which followed in 1870 and is sort of transfigured picture of the French Revolution is charged with the young poet's hopes for the future regeneration of the world. The revolt of Islam में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह का एक रेवोल्यूशन देख रहे हैं कि जिस तरह इस्लाम का रिवोल्ट आ रहा है दुनिया के अंदर, तो इनको लग रहा है कि दिस इज द होप फॉर द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी। एक इसी तरह का एक रेवोल्यूशन जो है वो दुनिया में जस्टिस और इंसाफ कायम कर देगा। Prometheus Unbound, उसके बाद इनकी पोएम है। In 1820 appeared Prometheus Unbound, the hymn of the human revolt, triumphing over the oppression of the false gods। ये भी उसके बारे में है। प्रोमेथियस आपको पता है टाइटन था जिसने जो है वो आग चुराई थी इंसानियत के लिए। तो प्रोमेथियस जो है उसी को फिर उसी मिथ को यूज करते हुए बताया कि किस तरह ह्यूमन का जो रिवोल्ट है अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ द गॉड्स जो है उसके खिलाफ होगा, जैसे प्रोमेथियस ने रिवोल्ट किया था। In this superb lyrical drama, we find the fullest and the finest expression of the Shelley's faith and hope. अब शैली के में हमें क्या मिलता है? लव मिलता है, रिवोल्ट मिलता है, रेवोल्यूशन मिलता है, फेथ और होप मिलती है फ्यूचर की, और प्रेजेंट डे के जो मोनार्क्स हैं, जो डिस्पोटिक रूलर्स हैं, जो गॉड्स बने हुए हैं, उनको ये चैलेंज करते नजर आता है। Here Prometheus stands forth as a prototype of the mankind with its long struggle against the forces of despotism, symbolized by love. तो प्रोमेथियस अनबाउंड हो गया है वो कहते हैं, और अब रिवोल्ट होगा और एक फ्यूचर एज आएगी। कुछ और काम में क्या है इनके पास? Shelley's other great poems are Alaska 1860, in which he describes his pursuit of an unattainable ideal of beauty. लेस्टर के अंदर ये इसका थीम है। एंड जुलियन एंड मेटालो क्या है जी? मेटालो 1818 के अंदर, इन विच ही ड्रॉज हिज ओन पोर्ट्रेट कंट्रास्टेड विद लास्ट ऑफ बायरन। तो यहाँ पे जुलियन ऑफ मेटालो में वो खुद को पोएटिकल फॉर्म में बायरन के साथ कंपेयर करते हैं। द सेंसी a poetic drama which deals with the terrible story of the beatrice who, in the victim of the father's lust, takes his life in revenge. तो सेंसी जो एक पोएटिकल ड्रामा है या ड्रामेटिक पोएटिकल वर्क है मिक्स सा, जिसमें बीट्रस जो एक विक्टिम है फादर्स के, और एंड अल्टीमेटली जो है वो उसके साथ क्या होता है। कुछ पोएम हम सिलेक्ट करेंगे जिसके इनसाइड जाएंगे। द लिरिकल ड्रामा उसके बाद है जी Hellas, in which he sings of the rise of the Greece against the Ottoman power. तो ग्रीस उस वक्त ऑटोमन जो है उनके खिलाफ लड़ रहा था आज़ादी के लिए, ऑटोमन एम्पायर के अंडर था उसका कुछ एरिया, तो उसमें वहां पे वो सपोर्ट करता है, जैसे बायरन ने खुद जाके लड़ाई भी लड़ी है। अदर वर्क्स ऑफ द वर्क्स देखते हैं ऑफ एडोनिस। सो एपिसाइकिडियन इनकी पोएम है जी, एपिसाइकिडियन, in which he celebrates his platonic love for a beautiful young Italian girl, Epicyclidion। और एडोनेस उसके अलावा शैली ने लिखी है उनकी पोएम। The best known of the Shelley's longer poems, which is an elegy dedicated to the poet Keats, and holds its place with Milton's Lycidas and Tennyson's In Memoriam as one of the three greatest elegies in the English language। बड़ी बड़ी एलिजीज है ना, जैसे टॉमस ग्रे की भी है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, और टेनिसन की है मेमोरियम, और मिल्टन की है लिसिडस, तो शैली की है वो एडोनेस। और इन्होंने ये डेडिकेट किया, ये पोएम इन्होंने लिखी थी आई मीन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। तो इन्होंने जॉन कीट्स को एडोनिस कहा है, और एडोनिस असल में गॉड ऑफ ब्यूटी और फर्टिलिटी को कहते हैं। तो इनके ख्याल में कीट्स जो है वो गॉड ऑफ ब्यूटी था। स्मॉल लिरिक्स भी इन्होंने लिखे हैं। Besides those longer poems, Shelley wrote a number of the small lyrics of the exquisite beauty, such as To Constantia Singing, उसके अलावा the Ozymandias, and the lines written among the Eugenian hills, and the stanzas written in the Dejection, the Ode to the West Wind, Cloud, Skylark, O World, O Life, O Time। तो ये इनकी स्मॉल लिरिक्स हैं, काफी फेमस हैं। ओzymandias आई थिंक है इंटरमीडिएट के अंदर भी है, जिसमें वो कहते हैं ना ओzymandias द किंग ऑफ द किंग्स, हम शायद पढ़ा था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में।
ये सर फर्स्ट ईयर में। हाँ जी, जहाँ पे वो जो है ओzymandias की बात करता है, और क्योंकि ये हर किस्म के डिस्पोटिक रूलर मोनार्क्स जो है उनको ब्रेक करने, उनको तोड़ने की बात करते हैं। सो बाकी इनकी द ओड टू द वेस्ट विंड काफी फेमस एक पोइम है, बड़ी स्काईलार्क कहीं हो सकता है आपने सुनी पढ़ी हो। तो ये चंद पोइम्स हैं, इनको 4-5 दफा जब आप रिपीट करेंगे तो आपके ज़हन में बैठ जाएगा। और इसको याद करने का एक और अच्छा मेथड होता है जो अपने टाइम पे मैं यूज किया करता था। मसलन ओzymandias और आपने शैली इकट्ठा कहना है, ओzymandias बाय शैली। इस तरह अगली पोएम है वर्ल्ड टू द वेस्ट विंड बाय शैली। इस तरह एसोसिएट करना है, वो भी माइंड ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है डाटा। As the poet of the nature, Shelley was inspired by the spirit of the love, which was not limited to the mankind, but extended to the every living creature. Love इसका सेंट्रल थीम है, जो ये ना सिर्फ इंसानों तक रखते हैं, बल्कि सारी जिंदा चीजों तक, सारी क्रीचर्स तक बल्कि रखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स तक, एलिमेंट्स ऑफ द नेचर तक। To animals and the flowers, to the elements, the whole of the nature. उसके बाद ये हमारे पास आ गए तीसरे पोएट हैं जॉन कीट्स। ऑफ ऑल ऑफ रोमांटिक पोएट्स कीट्स वाज द प्योर पोएट। कीट्स को कहते हैं प्योर पोएट थे, बाकी रोमांटिक्स से, बाकी रोमांटिक्स प्योर कैसे नहीं थे, चलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ही वाज नॉट ओनली द लास्ट बट द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिक्स। ठीक है, प्योर पोएट थे, हम कहते हैं ये सबसे परफेक्ट रोमांटिक। उसके बाद ही वाज डिवोटेड टू द पोएट्री एंड हैड नो अदर इंटरेस्ट। ये वजह है उनके प्योर पोएट होने की, तो उन्हें सिर्फ प्योर पोएट, बाकी जो है ना पोएट होने के साथ कुछ और भी काम करते थे, यानी उनके और भी मिशन थे लाइफ के अंदर। तो कीट्स के यहाँ हमें क्या मिलता है, डिवोशन मिलता है टू पोएट्री एंड हैड नो अदर इंटरेस्ट। अनलाइक वर्ड्सवर्थ हु वाज इंटरेस्टेड इन रिफॉर्मिंग पोएट्री। वर्ड्सवर्थ ने अगर लिरिक्स लिखने थे तो प्रेफेस भी लिखना था, एक मूवमेंट का मैनिफेस्टो लिख रहे थे, उनका रिफॉर्म करना था उन्होंने पोएटिक और पोएटिकल ट्रेडिशन को, एंड अपहोल्डिंग द मॉरल लॉ। अनलाइक शैली हु एडवोकेटेड इम्पॉसिबल रिफॉर्म्स एंड द प्रोफेसीड अबाउट द गोल्डन एज। वो गोल्डन एज को देख रहे थे, किस तरह जो है डेस्पोटिक जो रूलर्स हैं, मोनार्क्स हैं, जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, फॉल्स इंस्टीट्यूशन हैं, जिन्होंने इंसानियत को जकड़ रखा है, इससे निजात मिलेगी हमें, वो यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी एक्ट भी कर रहे थे, प्रैक्टिकली भी कोशिश कर रहे थे। एंड और बल्कि प्रैक्टिकली तो बायरन सही तौर पे थे। And unlike Byron, who made his poetry a vehicle for a strongly egoistical nature and political discontents of the time, वो प्रैक्टिकली फाइट कर रहा था, ये वार में भी इसने पार्टिसिपेट किया। तो बायरन की तरह उसने कोई वार नहीं लड़ी, और कोई गोल्डन एज के बारे में नहीं बात कर रहा था, अपने प्रेजेंट टाइम पे कोई इतना स्ट्रांगली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था। शैली की तरह कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ना ही वर्ड्सवर्थ की तरह कोई पोएटिक सिस्टम को, मैनिफेस्टो को लिखना था उसने। इस वजह से हम कहते हैं कि कीट्स ने सिर्फ पोएट्री की है, एंड ही इज अ पोएट एंड नथिंग एल्स। ठीक हो गया, सिर्फ पोएट, शायर और कुछ भी नहीं था। अनलाइक कॉलेज हु वाज अ मेटाफिजिशियन, ठीक है, खूबसूरत टर्म है वैसे, देखिए मेटाफिजिशियन। एंड अनलाइक स्कॉट हु रेलिश्ड इन स्टोरी टेलिंग, ठीक है, कीट्स डिड नॉट टेक मच नोटिस ऑफ द सोशल पॉलिटिकल लिटरेचर। उसके गिर्द लिटरेचर में क्या तब्दीली आ रही थी उसे परवाह नहीं थी, पॉलिटिकली क्या हो रहा था उसे परवाह नहीं थी, सोशली क्या डिस्टर्बेंस हो रही थी, शायद परवाह तो होगी, लेकिन आई मीन उसकी पोएट्री में का जो फोकस है वहां से नहीं हटा। बट डिवोटेड हिमसेल्फ एंटायरली टू द वर्शिप ऑफ ब्यूटी। उसने एक ही काम किया है, दैट इज द वर्शिप ऑफ ब्यूटी। एंड राइटिंग पोएट्री वाज एज इट सूटेड हिज टेम्परामेंट। ही वाज अबाउट ऑल थिंग्स अ पोएट एंड नथिंग एल्स। इस वजह से हम कहते हैं वो सिर्फ शायर था और कुछ भी नहीं था। His nature was entirely and essentially poetical, and the whole of his vital energy went into the art. Unlike Byron, who was a lord, and Shelley, who belonged to an aristocratic family, Keats came of a poor family, and at an early age, he had to work as a doctor's assistant. शुरू में जो है वो लॉर्ड तो था नहीं बायरन की तरह पैदाइशी, और शैली भी अरिस्टोक्रेटिक खानदान से ताल्लुक रखता था। तो जॉन कीट्स को जो है शुरू के दिनों में काफी सफर करना पड़ा, और एक डॉक्टर के असिस्टेंट भी रहा, और इसके फादर शायद इसे डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में कैसे पोएट बन गया ये बात थोड़ी देर में डिस्कस।
तो हम देख रहे थे जॉन कीट्स जो है वो एक पोएट थे और कुछ भी नहीं थे, क्योंकि कॉलेज की तरह वो मेटाफिजिशियन नहीं थे, स्कॉट की तरह स्टोरी टेलर नहीं थे, बल्कि हर किस्म के सोशल पॉलिटिकल लिटरेरी टर्मोइल से वो बिल्कुल सेपरेट थे, और उन्होंने जिंदगी में सिर्फ पोइट्री की। और बायरन की तरह कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, शेरी की तरह कोई एरिस्टोक्रेट नहीं थे, बल्कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और शुरू में एक डॉक्टर के असिस्टेंट भी थे। ठीक है, जॉन कीट्स की हम बात करें, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन कहां से इनको मिली, बट हिज मेडिकल स्टडीज डिड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ हिज पैशन फॉर राइटिंग पोएट्री व्हिच वाज रोज्ड बाय हिज रीडिंग ऑफ स्पेंसर्स द फेयरी क्वीन। मेडिकल की स्टडी जॉन कीट्स ने स्टार्ट कर दी, डॉक्टर के असिस्टेंट बन गए, फ्यूचर लग रहा था कि वो डॉक्टर बन जाएंगे, चले अभी रोजी रोटी कमाएंगे जैसे कि उनके शायद पेरेंट्स का ड्रीम होगा। लेकिन उनके साथ बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो होते ही हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो था पोइट्री की तरफ, और खास तौर पे जिस पोइम से वो बहुत मुतासिर होते हैं और जहाँ से वो उनका जो उनकी तवज्जो जो है पोइट्री की तरफ आती है, पैशन और जो आइडिया डेवलप होता है, और वो एक ग्रेटेस्ट वर्क है स्पेंसर्स द फेरी क्वीन, which revealed to him the vast world of poetry. इससे वो काफी इंस्पायर हुए, काफी उन्होंने सीखा, और एक न्यू डोर ओपन होता है, एक नया विजन उनके जहन में आता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बल्कि पोइट बनना चाहिए। He also became interested in the beauty of nature. He was influenced by the Shakespeare, Spencer and Milton. ठीक है, तो ये तीन बड़ी इंस्पिरेशन है जॉन किट्स। इवन जॉन किट्स ने कहते हैं कि वो चाहता था कि वो शेक्सपियर बने, उसका बाद में ये बहुत ड्रीम हुआ कि वो भी शेक्सपियर बन जाए। इसलिए आप उसकी जो पोइट्री है ना, उसमें एक ड्रामेटिक जो है वो इंसिडेंट्स देखते हैं, उसी तरह बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसी तरह 4-5 हिस्सों में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 एक्ट्स में शेक्सपियर के प्लेस डिवाइड होते थे। और लाइफ पे जो अप्रोच है वो टोटल आपको शेक्सपियर वाली मिलेगी, और प्योर जो है पोइट वाली मिलेगी। वो अगर प्योर ड्रामाटिस्ट थे तो ये प्योर पोइट था, और शेक्सपियर बनना चाहता था। तो आज कहा जाता है कि शेक्सपियर के बाद जो है वो ग्रेटेस्ट जो नेम है वो जॉन कीट्स का ही है। और कीट्स की जो है वर्क ने शायद बहुत बड़ा काम हो सकता था, लेकिन ये बहुत अर्ली एज में इसकी डेथ हो। Misfortune क्या? His first volume of the poems appeared in 1870 and his first long poem Endymion in 1818. Endymion इसकी एक long poem है, एक epic है, which opened with the following memorable lines. बड़ी खूबसूरत लाइन है जो एंडीमियन की, A thing of beauty is a joy forever. तो यहाँ पे ब्यूटी को कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दे दिया, व्हाट इट मीन्स बाय द ब्यूटी। अक्सर मैं लाइन कोट करके बताता हूँ जब मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ब्यूटी क्या है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, व्हाटएवर गिव्स यू द जॉय एवरी टाइम, दैट मीन इट इज अ ब्यूटी। तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू द नथिंग। दिस इज द ब्यूटी, कि जिसकी लवलीनेस जो है इंक्रीज होती जाती है वक्त के साथ साथ, और जो नथिंगनेस में कभी खत्म नहीं हो सकती, यानी उसका एंड में। Beside this, a number of the other calamities engulfed him. He had lost his father when he was only 9. तो पहला जो है वो इसको मिसफॉर्चून का अटैक जो फेट इसके ऊपर करती है वो है 9 साल की उम्र में उसके फादर की। His mother and the brother died of the tuberculosis. इनके खानदान में एक बीमारी थी जिसे कहते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का पूरा नाम है, और उस जमाने में ट्यूबरक्लोसिस का इलाज नहीं था। जिसको होती थी ना, वो खून खांसता था तो खून उसके बॉडी से निकलता रहता था और ग्रेजुअली उसकी डेथ हो जाती। आजकल साइंस ने देखी इतनी तरक्की की है, साइंस का एक मिरेकल ये भी है कि आज टीबी पे काबू पा लिया। आज किसी को टीबी हो तो आप वो जॉन कीट्स वाला हाल नहीं होता। कीट्स जैसा टैलेंटेड शख्स जो है वो टीबी से खा गई, बल्कि उसके ब्रदर और उसकी मदर की भी डेथ हो गई, एंड हिमसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम हिज डेडली डिजीज। All these misfortunes were intensified by his disappointment and love for Fanny Brown, who Keats loved passionately. ठीक है, और कीट्स की जो बिलव्ड थी ना वो भी बड़ी फेमस हुई है, फैनी ब्राउन, और उन्होंने भी इसको छोड़ दिया था कीट्स को ना, क्योंकि कीट्स की फादर की पहली डेथ हो गई थी, और फिर मदर की डेथ हुई, जब इनके बड़े भाई की भी डेथ हुई, और बाद में कीट्स को टीबी डायग्नोज हो गई, तो डॉक्टर ने बता दिया था कि कीट्स जो है वो 2-3 साल या 2 साल या चंद माह ही अब जिंदा रह सकता है, 24-50 मंथ। तो कहा जाता है कि फैनी ब्राउन ने इनको छोड़ दिया और किसी और के साथ शादी कर ली, और ये चीज भी काफी डिसअपॉइंटिंग रही जॉन कीट्स की।
तो इसलिए वजह से इनके काम में ना, हैरत की बात है, इतने दुखों से घिरा हुआ शख्स था, और पोएट्री जो है वो रोमांटिक किस्म की है, तो आप बहुत सी चीजें उसकी पोएट्री से सीख सकते हैं. बट ही रिमेन्ड अनडाउंटेड एंड अंडर द शैडो ऑफ द डेथ एंड इन मिडस्ट ऑफ द मोस्ट excruciating suffering, Keats brought out his last volume of poems in the year 1820 में. बिल आखिरत इतनी बीमारी के बावजूद, जब खून निकल रहा था उसके मुंह से और मर रहा था एक शख्स, तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है. जो कीट्स आपको बात कह सकते हैं लाइफ के एक्सपीरियंस, जिसे पता है कि वो कुछ दिनों के बाद वो मरने वाला है और ब्लड निकल रहा है उसके मुंह से, खांसने से, तो उसकी पोइट्री में कितनी डेप्थ होगी, स्पिरिट में वाइब्रेशन कितनी होगी इसकी पोइट्री के अंदर. In 1820, which is called the living year in his life. The poems of 1820, नाम था the poems, are Keats' enduring monument. They include the three narratives. इसके अंदर जो बड़ी बड़ी हमें poems मिलती हैं the poems के अंदर, Isabella, the Eve of Saint Agnes, and the Lamia. The unfinished epic Hyperion, और ये अभी मुकम्मल नहीं कर पाए थे, and the odes, उसके अलावा कुछ मिलती हैं, और ला बैलेट एंड सेंस मर्सी, ये गालिबन बैच बीए में है, जिन्होंने एमए किया उन्होंने पढ़ी हुई, बड़ी खूबसूरत पोएम है, उसको देखिए. एंड a few sonnets. उनके काम में ना आपको एक पेन मिलेगा, एक लाइफ का एक बड़े डीप वाइब्रेटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स को अगर हमें सिलेक्ट करना पड़े सेपरेटली, तो वो क्या बनेगा. इजाबेला. इजाबेला जो है, Keats made an attempt to turn a somewhat repellent and tragic love story of Isabella and Lorenzo, ये love story है Isabella और Lorenzo के दरमियान है, who was murdered by the Isabella's brothers, into a thing of beauty by means of the fine narrative skill and the beautiful phraseology. उन्होंने इस beautiful love story को यहाँ पे कैच किया है, यहाँ पे ट्रैप किया है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रेजेंट किया है Isabella के अंदर. And Lamia क्या है? Lamia Keats narrated the story of a beautiful enchantress who turns from a serpent into a glorious woman and fills every human sense with delight. एक enchantress की कहानी है, एक magical woman की, beautiful enchantress है, और जो कि who turns from a serpent into a glorious woman, जो कि सांप से woman बनती है, और जो भी उन्हें देखता है वो देखता ही रह जाता है. And with until as the result of the foolish philosophy of old Apollonius, she vanishes forever from her lover's sight. तो आगे ये क्या होता है उसके साथ, क्या बेवकूफ़ी होती है ओल्ड एपोलोनियस की तरफ से, कि वो हमेशा के लिए चली जाती है या गायब हो जाती है. लैमिया के अंदर स्टोरी है. The Eve of the Saint Agnes, which is the most perfect of the Keats medieval poem, is surpassingly beautiful in its description. उसके अलावा Hyperion is a magnificent fragment, deals with the overthrow of the Titans by the young sun god Apollo. ये हमारे एमफिल के सिलेबस में वो थी Hyperion में, इनकम्प्लीट है, तो हमने भी इनकम्प्लीट इसको पढ़ा. This poem shows the influence of the Milton and Spencer का हमें असर नजर आता है जगह जगह पे. La Belle Dame sans Merci, which captures the spirit of the Middle Ages. La Belle Dame sans Merci यकीनन जो है वो लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है एक बेरहम हसीना. तो जिन्होंने नहीं पढ़ी, आई सजेस्ट कि वो लाजमी आज ही देख लें. इसमें आपको स्पिरिट ऑफ द मिडल एज नजर आएगी. हैज ए हंटिंग मेलोडी, दो स्मॉल इट इज ए मोस्ट परफेक्ट वर्क ऑफ आर्ट. तो आपको लगेगा कि जिंदगी एक बेरहम हसीना की तरह ही है. कीट्स तो उसको फेस कर रहा था ना, डिसेप्शन को. Of the odes, those to a nightingale on a Grecian and or to autumn, ये तीनों odes जो हैं लेकिन आपने पढ़ रखी हैं एमए के अंदर, perfect example है इनकी. Stand out above the rest and are among the masterpieces of poetic art. In Ode to the Nightingale, we find a love of sensuous beauty and a touch of pessimism. Ode to the Autumn, in which Keats has glorified nature, is a poem which for richness and color has never been surpassed. In Ode on a Grecian urn, we see Keats' love for the Greek mythology and art. तो ये छोटी छोटी इनकी डिस्क्रिप्शन है, फिर आप यकीनन एमए में भी पढ़ रखा है. In it, this ode, which ends with the following most memorable lines in the whole of the Keats poetry. Okay. Beauty is truth, and truth beauty.
दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो यहाँ पे ये खत्म होती है ग्रेशियन अर्न जो है। ओवरऑल हम कीट्स के बारे में ये कहते हैं कि ही वाज द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। Though Keats died young when he had attained barely the age of 25 and had only a few years in which he could effectively write poetry, his achievement in the field of the poetry is so great that we wonder what he might have accomplished if he had lived long. अगर वो और ज्यादा रहता तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या वो मिरेकल करता। As a worshipper of the beauty, though his first approach was sensuous, his attitude suddenly became philosophical and discovered that there is beauty in everything, and the beauty and the truth are the one thing. As an artist, there are a few English poets who come near him. As a poet, he had a very high ideas before. He wanted to become the poet of human heart, one of Shakespeare. Like Shakespeare, वो चाहता था कि human heart को poet बने, represent करे सारे जज्बात को, जैसे शेक्सपियर का काम है आपको मिलता है। It is no exaggeration to say that of all the English poets, he comes nearest to the Shakespeare. इसमें कोई शक नहीं है कि पोइट्री अगर देखी जाए शेक्सपियर और कीट्स की तो हमें शेक्सपियर के ये बहुत क्लोज नजर आता है। लास्ट में हम देखते हैं चंद गोल्डन लाइंस ऑफ कीट्स पोइट्री। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। मेरे ख्याल किसने नहीं सुनी होगी जॉन कीट्स की ओड ऑन एम्ब्रेशन एंड another poem से लिया गया। Do you not see how necessary a world of the pains and the trouble is to school an intelligence and make it a soul? लेटर इनके बड़े फेमस हैं जॉन कीट्स। एंड एक और लेटर इन्होंने फैनी ब्राउन को लिखा था, उसमें लिखते हैं लव इज माय रिलीजन एंड आई कुड डाई फॉर दैट। फिर एक जगह पे लिखते हैं जी लाइफ इज बट अ डे, a fragile dewdrop on its perilous way from a tree's summit। ठीक है, जैसे एक दरख्त के ऊपर बिल्कुल चोटी पे आप देखें एक ड्यू ड्रॉप हो तो उसका क्या सर्वाइवल होगा, कितनी देर उसका सर्वाइवल, लाइट पड़ेगी पता है वो वैनिश हो जाएगा। लाइफ कहता है बस कुछ ऐसे ही उसका तजुर्बा ऐसे नहीं किया। माई लव इज सेल्फिश एंड आई कैनॉट ब्रीथ विदाउट यू। ये भी उन्होंने फैनी ब्राउन को लेटर लिखा। उनके लेटर्स भी फेमस हैं, उनकी बाकी पोएट्री भी। So this is the end of John Keats, also the end of romantic poetry। हम रोमांटिक में दूसरे जॉनर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए।